हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित टेक्सटाइल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं इस समय मध्य इतिहास की जो बीए सेकेंड ईयर के मध्य इतिहास के फर्स्ट पेपर के बारे में आपको कुछ अतलग उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने उसमें एक वीडियो आप सभी को प्रोवाइड ही करा दिया है। मेरा ये फ्रेंड्स सेकेंड वीडियो है। मैं इसमें 11 नंबर क्वेश्चन यानी कि हुमायूं विद्वान के रूप में इनकी स्थिति या इनकी पोजीशन के बारे में जो कुछ इससे आगे क्वेश्चन है वो आप सभी को बताऊंगा। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रश्न है हुमायूं विद्वान के रूप में, यानी कि जो हुमायूं थे फ्रेंड्स, जिसे आप भली बात जानते ही इतिहास में कि जो हुमायूं थे वो एक विद्वान के रूप में कैसे विख्यात थे। आज उन्हीं के बारे में चर्चा करना है फ्रेंड्स। तो चलिए जान लेते हैं कि हुमायूं विद्वान के रूप में आखिर में कैसे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि हुमायूं एक विद्या प्रेमी व्यक्ति था। यानी कैसा व्यक्ति था फ्रेंड्स हुमायूं एक विद्या प्रेमी, यानी कि वो विद्या से काफ़ी प्रेम करता था। यानी कि उसे अच्छी अच्छी किताब बुक्स को पढ़ना या नई नई चीज़ों की तरकीबें खोजना उसे काफ़ी अच्छा लगता था। इस कारण से हुमायूं एक विद्या प्रेमी व्यक्ति था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का आदर करता था। वह गणित, ज्योतिष, दर्शन तथा तुर्की फारसी साहित्य आदि विषयों का अच्छा ज्ञाता था। यानी कि हुमायूं जी ने बहुत पहले ही गणित, ज्योतिष, दर्शन तथा तुर्की फारसी साहित्य आदि विषयों का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया हुआ था। लेकिन वह बाबर के समान विद्वान न था, क्योंकि बाबर इससे भी ज़्यादा विद्वान था। वह कभी कभी भाषा शैली और शूद्र शब्द के प्रयोग में भूल कर जाया करता था। इन सब की कमियों के बावजूद वह सुसंस्कृत व्यक्ति था। यानी कि कैसा व्यक्ति था? बहुत ही अच्छा और सुविचार वाला व्यक्ति था। पुस्तकालय स्थापित करना उसे अत्यंत रुचिकर था। यानी कि नए नए जहाँ पर बुक्स को रखी जाती है फ्रेंड्स, जैसा कि आप पुस्तकालय को जानते हैं, तो पुस्तकालय स्थापित करना हुमायूं को काफ़ी अत्यंत रुचिकर लगता था। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ फ्रेंड्स, वो किसके के बीच हुआ, आखिरकार कैसे हुआ और कब हुआ, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि यह युद्ध सन 1576 ईकाई में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। यानी फ्रेंड्स, किसके मध्य हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 ईकाई में हुआ। 18 जून 1576 ईकाई को हल्दी घाटी के मैदान में राणा प्रताप और मुगल सेना में भीषण युद्ध हुआ। अंत में राणा प्रताप पराजित हुए और वे भाग निकले, पर उनके प्रिय घोड़े चेतक ने थकान के कारण प्राण त्याग दिया। राणा ने अपने राज्य के भीतरी भागों में शरण ली। यानी कि जो राणा है फ्रेंड्स, जो एक राजा थे पहले, जिनको मुगल सेना से भीषण युद्ध हुए और वो युद्ध में पराजित हो गए और वहाँ से वो भाग निकली। उनका एक प्यारा, यानी कि जिसे अपनी जान से भी ज़्यादा मानते थे राणा प्रताप जी, तो उनका एक घोड़ा था फ्रेंड्स जिसका नाम चेतक था। वो थकान के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राणा जब भागते हैं तो अपने भीतरी भागों, यानी कि अपने राज्य के भीतरी भागों में शरण ले लेते हैं। मुगल सेना ने उनके सभी किलों पर अधिकार कर लिया। यानी कि इस युद्ध के पश्चात मुगल सेना जब इन पर हावी हो जाता है तो जितने भी राणा प्रताप के किले हैं उन सभी पर वो अपना अधिकार जमा लेता है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही, यानी कि दीन ए इलाही के बारे में जाने। ये फ्रेंड्स एक मजहब होता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, दीन ए इलाही का मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, दीन का अर्थ होता है मजहब। मैंने फ्रेंड्स आप सभी को बताया है कि दीन का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, दीन का अर्थ होता है मजहब या धर्म, और इलाही का अर्थ होता है ईश्वर, यानी कि ईश्वर की धर्म या मजहब। इसी को फ्रेंड्स कहते हैं दीन ए इलाही। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर बताया कि दीन का मतलब होता है मजहब या धर्म और इलाही का मतलब होता है ईश्वर। अतः दीन ए इलाही का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म। आईने अकबरी, यानी फ्रेंड्स जिसे एक लिखा गया था, काफ़ी अच्छी ये बुक है। आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि यह कोई धर्म ना था, ना तो इसमें कोई धर्म ग्रंथ था, ना कोई पुजारी, ना कोई क्रियाएं और ना कोई धार्मिक विश्वास था। यह धर्म के स्थान पर एक आज्ञा और एक आंदोलन के स्थान पर स्वतंत्र मिशन था। यानी कि जो दीन ए इलाही फ्रेंड्स, इसे आईने अकबरी पढ़ने के पश्चात ज्ञात हुआ कि ये कैसा क्या था फ्रेंड्स, तो एक स्वतंत्र मिशन था दीन ए इलाही। फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही पर टिप्पणी कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका से आप कहीं से राइट कर लीजिए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा है अगला क्वेश्चन है इबादत खाना, यानी कि इबादत खाना फ्रेंड्स क्या है। ये एक प्रकार का फ्रेंड्स पूजा गृह है। तो आई होप ये
आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना है तो आज मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो आप लोग भली भांति से जानते ही होंगे इबादत खाना को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि 1575 ईकाई में अकबर अन्य धर्मों की ओर आकृष्ट हुआ। किसकी ओर फ्रेंड्स? अन्य धर्मों, यानी कि मुस्लिम होते हुए भी अन्य धर्मों की ओर आकृष्ट हुआ और फतेहपुर सीकरी में धार्मिक वाद विवाद के लिए इबादत खाना यानी पूजा गृह का निर्माण करवाया, जिसे फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? पूजा गृह, यानी कि जहाँ पर देवताओं की मूर्ति रखकर उनकी पूजा की जाती है। तो वहीं पर फ्रेंड्स उसे इबादत खाना मुस्लिम कास्ट में कहते हैं और हिंदू कास्ट में उसे पूजा गृह का कहते हैं। तो उसी का निर्माण कराया किसने? कराया फ्रेंड्स अकबर ने, जब वो अन्य धर्मों की ओर आकृष्ट हुए थे। कुछ विशेष कारणों से अकबर को इस्लाम से अरुचि पैदा हो गई थी। आप जैसा जानते हैं कि अकबर की शादी जोधा से हुई थी, इस कारण से उनमें हिंदू और मुस्लिम के प्रति एक अरुचि पैदा हो गई थी। यानी कि जब अरुचिता पैदा होने के कारण अकबर को हिंदू धर्म ज़्यादा अच्छा लगने लगा, इस कारण से अकबर को अपने इस्लाम धर्म से अरुचिता पैदा हुई। अतः उसने अन्य अनुयायियों को भी इबादत खाना में भाग लेने की आज्ञा दी। इबादत खाना में अकबर को सब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिला, यानी कि उसमें एक प्रकार से पढ़ाई भी होता था, जिसमें इबादत खाना में अकबर को जितने भी धर्म थे उनका तुलनात्मक अध्ययन करने का, यानी कि उनमें वहाँ पर धर्मों का तुलना किया जाता था तथा उनके धर्मों को क्या क्या अवशेष हैं या क्या क्या उनकी भिन्नता है उन सभी को वहाँ पर बताया जाता था। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है अहदी सेना, यानी अहदी सेना के बारे में फ्रेंड्स आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स अहदी जो शब्द है वो अरबी के अहद शब्द से बना है। किससे बना है फ्रेंड्स? अहदी शब्द अरबी के अहद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है वादा करना। क्या है फ्रेंड्स? प्रॉमिस करना, यानी कि बी प्रॉमिस्ड या वादा करना या वचन देना। अहदी वे सैनिक होते हैं जो सम्राट की विशेष विश्वास पात्र होते हैं, यानी कि अहदी एक प्रकार के सैनिक होते हैं फ्रेंड्स, जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, उन्हीं के विशेष विश्वास पात्र होते हैं और सम्राट के लिए अपना तन मन सब कुछ अर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। इस सेना में कुलीन लोगों को ही रखा जाता था और उन्हें बड़े ऊंचे वेतन दिए जाते थे। यानी कि इस जो सेना था, आदि सेना थे फ्रेंड्स, इसमें कुलीन लोग थे और वे बड़े ही ज़्यादा ऊंचे वेतन लेते थे। यह सेना सम्राट के आदेशों पर कार्य करती है। प्रत्येक अहदी को अधिक से अधिक 8 घोड़े रखने पड़ते हैं, यानी कि फ्रेंड्स एक अहदी को कम से कम 8 घोड़े रखने पड़ते हैं। इसी के पास फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है गुरु अर्जुन देव, यानी कि फ्रेंड्स गुरु अर्जुन देव का नाम आपसे इससे परिचित होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि कौन से हमारे गुरु हैं? तो गुरु अर्जुन देव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि सिखों के तीसरे गुरु अर्जुन देव, यानी कि जैसा कि आप सिख धर्म को जानते हैं तो उन्हीं के तीसरे गुरु अर्जुन देव थे। जब जहांगीर के पुत्र खुसरो ने किसके पुत्र? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया, तब उस समय अर्जुन देव ने खुसरो को संरक्षण प्रदान किया था। खुसरो के तरन तारन में, किसमें फ्रेंड्स? तरन तारन में सिख गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। खुसरो को संरक्षण देने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को यातनाएं देकर मरवा दिया। यहीं से मुगल और सिखों की शत्रुता का बीजारोपण हुआ, यानी कि सिखों की गुरु अर्जुन देव की मृत्यु खुसरो की संरक्षण देने के कारण उनके पुत्र यानी कि जहांगीर ने उनकी मृत्यु करवा दी थी। तो इस कारण से मुगल और सिखों में शत्रुता का बीजारोपण हो गया। इस कारण से अभी भी मुगलों और सिखों में शत्रुता का बीजारोपण, अब तो धीरे धीरे से धर्मनिरपेक्ष राज्य है जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इस कारण से नए कहीं कहीं पर यहाँ पर है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी ताजमहल। फ्रेंड्स आप ताजमहल के नाम से काफ़ी फेमस भी होंगे या इसे जानते भी होंगे। ताजमहल आप लोग गए भी होंगे जहाँ तक है। तो फ्रेंड्स आज हम ताजमहल के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ताजमहल किसने बनवाया, कब बना, कैसे बना, आज हम इसे। तो फ्रेंड्स ताजमहल आगरा में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। ये शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनाया था। तो फ्रेंड्स चलिए हम जान भी लेते हैं कि आखिर में क्या है। तो विश्व की सर्वाधिक सुंदर इमारतों में स्थापत्य कला की दृष्टि से, यानी कि सबसे 7वें अजूबों में यह भी एक अजूबा है ताजमहल। तो फ्रेंड्स वही कह रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक सुंदर इमारतों में स्थापत्य कला की दृष्टि से ताजमहल को प्रमुख इमारत
माना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के स्मारक के रूप में इसका निर्माण कराया था। यह 1653 इकाई में पूर्ण हुआ। यानी कब फ्रेंड्स पूर्ण हुआ? 1653 इकाई में कंप्लीट हो गया था। ताजमहल एक ऐसा मकबरा है जिसमें मुगल कालीन स्थापत्य कला की विकास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, यानी कि उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। यह विश्व के आश्चर्यों में माना जाता है, यानी कि 7वें अजूबों में भी ये एक प्रकार की अजूबा है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि खफी खां के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर है कि औरंगजेब कालीन इतिहास की जानकारी का प्रमुख स्रोत खफी खां द्वारा रचित मुंतखब उल लुआब, यानी किसके फ्रेंड्स, खफी खां ने क्या लिखा था? मुंतखब उल लुआब है। जब उसका लेखन कार्य चल रहा था तभी औरंगजेब ने अपने सिंहासन रोहण के 11वें वर्ष में इतिहास लेखन का कार्य निषिद्ध कर दिया। परंतु खफी खां ने उसके बाद की घटनाओं की सूची बनाकर छिपे रूप से इतिहास लिखता रहा। उसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद प्रकाशित, यानी कि खफी खां एक मुगल काल की बहुत ही अच्छे रचयिता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, मुंतखब उल लुआब लिखा था फ्रेंड्स इन्होंने, जो औरंगजेब की, यानी कि औरंगजेब ने जो अपने सिंहासन के लिए गया उसमें जो को कार्य निषिद्ध किया या जो कुछ अच्छे बुरे कार्य किए उन्होंने एक सूची बनाता चला गया और उसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसे खफी खां ने उसे प्रकाशित किया। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ताराबाई, यानी कि ताराबाई के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर है कि मुगल मराठा संघर्ष में राजा राम की विधवा ताराबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि मुगल मराठा संघर्ष में, यानी कि मुगलों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ था, इसमें राजा राम की विधवा, यानी राजा राम की विधवा ताराबाई का महत्वपूर्ण योगदान है। इस वीर महिला ने मराठों में एक नई स्फूर्ति का संचार किया। राजा राम की द्वितीय पुत्र शिवाजी को सिंहासन पर बैठाकर उसने स्वयं युद्ध का संचालन किया। सन 1705 इकाई में मुगल तथा मराठों के बीच संधि हुई, परंतु सभ्यता ना मिली, यानी कि सफलता ना मिली। ताराबाई ने कुछ दुर्ग वापस जीत लिया था, यानी कि जो उनके किले थे ताराबाई के, जो राजा राम के द्वारा थे, तो उन्होंने उस दुर्ग को वापस जीत लिया। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स अकबर की राजपूत नीति, यानी कि जो अकबर थे जिनके बारे में आप जानते हैं, इनके नाम से परिचित ही हैं, तो फ्रेंड्स जो अकबर थे इनकी राजपूत नीति क्या थी? तो फ्रेंड्स चलिए ये भी जान लेते हैं कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी। तो अकबर भली भांति जानता था कि बिना राजपूतों के सहयोग के भारत पर विशाल साम्राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। इसकी फ्रेंड्स राजपूतों के सहयोग के कारण बिना राजपूतों के भारतीय साम्राज्य संभव न था और बिना उनके विवेकपूर्ण तथा सक्रिय सहयोग के सामाजिक तथा राजनीतिक एकता स्थापित न हो सकती थी। अकबर की राजपूत नीति ने शत्रुओं को मित्रों में बदल दिया और विशाल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग मिला। तो फ्रेंड्स आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स मैं प्लेलिस्ट में इन सभी के बारे में जितने भी वीडियो आप सभी को अपलोड कराता हूँ, आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।